फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 1। कहानी शुरू होती है बर्लिन 1992 से, जहां हिटलर की पकड़ बढ़ती जा रही है और ज्यूस को मारने वाले जर्मनी के हीरो कहला रहे हैं। ओ किसने सोचा था ग्रेट जीनियस साइंटिस्ट आइंस्टीन इस तरह से एंट्री मारेंगे। फॉर्मूला बोर्ड से हटकर कहीं और सॉल्व किए जा रहे हैं। इनकी पर्सनल जिंदगी में भी काफ़ी उथल पुथल चल रही है। ये वाइफ से दूर और असिस्टेंट के करीब आ रहे थे। अब शुरू होती है असली कहानी, जब आइंस्टीन रिलेटिविटी, टाइम, लाइट ट्रेवल पर बात करना शुरू करते हैं। चलिए ले चलते हैं आइंस्टीन के बचपन में। वो स्कूल में क्लास के वक्त लाइट को देखते रहते, जिसके कारण प्रोफेसर हमेशा इनको डांटते रहते थे और बोलते थे क्यों ना तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इनसे प्रोफेसर इसलिए नाराज नहीं थे कि ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि प्रोफेसर को ये इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि ये प्रोफेसर से ज़्यादा जानते थे। इनको कई बार स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। इनको ज़्यादा ज्ञान था, बस सिर्फ इसलिए। इनके पिता भी बैंकरप्ट हो गए थे, जो चाहते थे कि एल्बर्ट यहीं पढ़ाई करे और वो इटली जाकर नया काम ढूंढे, और ऐसा ही हुआ। पूरी फैमिली एल्बर्ट को छोड़कर इटली चली गई। पर आइंस्टीन को आज भी क्लास बोरिंग लगती थी। बिना लॉजिक के पढ़ाई, रट्टा मारकर याद कराना, यह सब एल्बर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं था। तब वो अपने फैमिली डॉक्टर से मेडिकली अनफिट होने का सर्टिफिकेट बनवाकर इटली अपने फैमिली के पास चले गए, जहां इन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो डायरेक्ट कॉलेज के एंट्रेंस को पास कर जाएंगे। इस बार इनके पिता भी मान गए। फिर कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर प्रेजेंट टाइम में आती है। आइंस्टीन के दोस्त को जूइस होने के कारण मारा जा चुका है। अगला नंबर इनका ही था, क्योंकि ये भी एक जूइस ही थे। इनकी वाइफ इनके साथ जर्मनी छोड़कर जाना चाहते थे, पर आइंस्टीन को यह मंजूर नहीं। ये दुश्मनों का जीतना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इनको जूइस होने का कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। इनको कई लेक्चर देने से रोक दिया जाता है। जहाँ के प्रोफेसर एक नस्लवादी हो, वहाँ के और लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इनके दोस्त की सब यात्रा निकाली गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए, कुछ विरोधी तो कुछ समर्थक। अब तो क्लास में प्रोफेसर भी नफरत की भाषा बोलने लगे थे। वो आइंस्टीन के थ्योरी को बकवास करार दिया और ऐसे तथाकथित खोखले विज्ञान की अवहेलना की बात की। अब आइंस्टीन के कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी देख लेते हैं। ये मैथ और फिजिक्स में तो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, पर बाकी और सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। अब कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सारे सब्जेक्ट में पास तो होना ही होगा। वहीं के वीसी तब इनको सुझाव देते हैं, यदि तुम्हें कॉलेज के एंट्रेंस में पास होना है या फिर अगले साल भी इसमें एडमिशन लेना है, तो क्यों ना तुम एक प्रोफेसर के पास जाओ और वहाँ पर दूसरे और भी सब्जेक्ट को सीख कर आओ। अब जिस प्रोफेसर के यहाँ ये गए हैं, उस प्रोफेसर की फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो डिनर के वक्त बहस तो होना ही है। और बात जब भगवान पर उठ जाए तो हर जगह पर बहस तो एक जैसी ही होती है। आइंस्टीन का मानना है कि धरती पर हर चीज़ जुड़ी हुई है। भगवान ने नेचर को नहीं बनाया, नेचर खुद भगवान है। इसलिए धरती पर जो भी घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है, भले वो हमें पता हो या ना हो। यह बात प्रोफेसर के ज़्यादातर फैमिली मेंबर को पसंद आती है, खास करके इनकी बेटी को। इन दोनों के बीच नैन मटक्के भी हो रहे थे। अब दो जवान दिल मिले हैं और आप भारत के किसी गांव में नहीं हैं, तो यह सब तो होगा ही। इसके बाद फिर से ये यहाँ के प्रोफेसर को तबाह करने में लग जाते हैं। ये न्यूटन के थ्योरी पर ही सवाल करने लगते हैं। इनका कहना था स्पीड तो किसी दूसरे चीज़ के कंपेयर से पता चलती है, पर जब स्पेस में जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ किसी के स्पीड और एक्सीलरेशन का कैसे पता चलेगा। खैर, इस बार प्रोफेसर इनको क्लास से बाहर नहीं निकालते, पर जर्मनी इनको बाहर निकाल चुकी है। इनके ही प्रस्ताव के बाद इनका जर्मनी सिटीजनशिप खत्म कर दिया गया है। अब ये वर्ल्ड में कहीं के नहीं, या यूं कहें तो हर जगह के हैं। अब इस सीन पर गौर फरमाइए। आपने कभी सोचा था ग्रेट फिजिसिस्ट इतना अच्छा वायोलिन बजाता होगा? पर असली सीन तो अब आई, जिसके लिए इंडियंस विदेशी फिल्म देखते हैं।
सबको जब देख ही लिए हो तो क्यों ना ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन को भी इस हालत में देख लिया जाए। तो देख लो, स्पेस से खेलते खेलते ये दूसरे ही खेल में पड़ गए हैं। अब इस रंगीन दुनिया को देख लिए हो तो क्यों ना प्रेजेंट में आया जाए। वक्त 1932 का है। हिटलर का प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा है और ज्यूस का वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। पर अभी आइंस्टीन को इंजीनियर से साइंटिस्ट बनाने पर ध्यान देते हैं। इनके पिता चाहते हैं कि ये एक कुशल इंजीनियर बने, किसी अच्छी कंपनी में काम करे, पर आइंस्टीन को तो साइंटिस्ट बनना था। ये निकल पड़ते हैं अपने राह पर। फैमिली के अगेंस्ट जाना इतना आसान नहीं। पर आपसे किसने कहा आइंस्टीन बनना इतना आसान है। ये फिर से एग्ज़ाम देते हैं और इस बार ये सिर्फ फिजिक्स मैथ्स में ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हो गए और इनका एडमिशन ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में हो गया। फिर प्रेजेंट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां ज्यूस को सरेआम मारा जा रहा है और मरने वाले के बच्चे भी अल्बर्ट आइंस्टीन के फैन हैं और इनके जैसा साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं। फिर आइंस्टीन के बचपन में चलते हैं। वो कॉलेज जा रहे हैं जहां इनकी होने वाली वाइफ, जिससे वो प्रेजेंट में खफा हैं, मिलेवा, उनसे मुलाकात होती है, जो मैथ में आइंस्टीन से भी ज़्यादा नंबर प्राप्त की थी। पर इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोड पर ज्यूस को मरता देख आइंस्टीन भी देश को छोड़कर भागना चाहते हैं, पर यूएसए वाले वीज़ा देने से इनकार कर रहे क्योंकि अब पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है। और यहीं जीनियस का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 2। कहानी आइंस्टीन के न्यू कॉलेज में शुरू होती है जहां ये प्रोफेसर से पंगे लेने के पुराने आदत पर काम कर रहे हैं और इसी के आड़ में मिलेवा को फ्लर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर मिलेवा तो कॉलेज सिर्फ पढ़ने आई है, स्कलराने नहीं। आइंस्टीन का मुंह कौवा जैसा हो जाता है, पर वो कोशिश नहीं छोड़ते। कॉलेज में प्रोजेक्ट के वक्त वायोलिन बजाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर मिलेवा बोलती है शांति से अपना काम करो, मैं इस आवाज़ के कारण अपने प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ आइंस्टीन से कोई प्रोफेसर खुश नहीं था क्योंकि आइंस्टीन कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते थे, क्योंकि इनको थ्योरेटिकल नॉलेज पर नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज पर भरोसा था। जहां सारे प्रोफेसर इनके खिलाफ थे, वहीं उनके डीन इनके साथ थे। उनको आइंस्टीन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा था। दूसरी ओर मिलेवा के बचपन पर नज़र डाला गया। वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, पर वहाँ लड़कियों के लिए कोई अच्छा कॉलेज ही नहीं था। इनके पिता इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि इनका एडमिशन हो सके। इसी बीच अल्बर्ट पुराने प्रोफेसर से मिलने गए हैं। उनकी बेटी से शादी की बात भी चलने लगी, पर अल्बर्ट ऐसी लड़की के साथ लाइफ बिताना नहीं चाहते थे जिसे नेचर के बारे में बात करना पसंद ना हो। पर इनके दोस्त इनको उनसे शादी करने के लिए मना रहे थे क्योंकि उनकी बहन दोस्तों को अच्छी लग गई थी। पर अल्बर्ट का दिल तो कहीं और लगने लगा था। वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब मिलेवा को पता चला कि एल्बर्ट की फियांसे भी है, तब वो इस रिलेशनशिप को रिफ्यूज़ कर देती है और कॉलेज छोड़कर चली जाती है। जहां इनका एडमिशन बचपन में बॉयज़ स्कूल में हुआ था, तब इन पर सब लड़के हंसते थे। वहीं ये फिर से ऐसे ही एक कॉलेज में जाने लगे, पर दोनों के बीच लेटर का आदान प्रदान होने लगा जो एल्बर्ट के डीन को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि एल्बर्ट लड़कियों के चक्कर से दूर रहे और पढ़ाई पर ध्यान दे। वक्त और तकदीर मानो ये चाहता ही नहीं था। वो मिलेवा और आइंस्टीन को मिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मिलेवा को उनके नए प्रोफेसर फिर से ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने की सलाह देते हैं, जहां आइंस्टीन इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मिलेवा को मजबूरन यहां आना पड़ता है। फूल कॉलेज पहुंची नहीं कि मधुमक्खी भिन भिनाने लगी। ये बात अलग है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड ही बातें करेंगे, कोई भी पर्सनल बात नहीं होगी। पर इतिहास गवाह है, जवां दिल मानता कहाँ। लड़की बदली पर आइंस्टीन का जोश वही रहा। मिलेवा सुबह कॉलेज जाना चाह रही है, पर आइंस्टीन ने कहा अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। बीच में ये थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते क्योंकि एग्ज़ाम जो सर पर था, पर क्या ही पढ़ लेते, टेस्टोस्टेरोन जो हावी हो रहा था इन पर इसमें भी पूर्ण विराम तब लग जाता है जब मिलेवा आइंस्टीन की एक्स का लेटर पढ़ लेती है।
मिलेवा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ना वो एग्जाम की तैयारी कर पाई, ना ही आइंस्टीन वफादार निकला। मिलेवा क्लास तो जाने लगे, पर ध्यान इनका कहीं और ही रहता था। उधर आइंस्टीन भी परेशान थे। वो अपनी एक्स के साथ ब्रेकअप करने के जंग में लगे हुए थे। वो अपने एक्स को ब्रेकअप का पैगाम भी भेज चुके थे और फिर से मिलेवा को नए विश्वास के साथ अपना बनाने का सोच रहे थे। बीच में एग्जाम आ गया। रंगत तो उतरी ही हुई थी, पर एग्जाम के बाद मिलेवा को प्रपोज करने गए। माहौल ठीक से बना भी नहीं था कि रिजल्ट आउट हो गया, जिसमें आइंस्टीन पास हो गए और मिलेवा फेल हो चुकी थी। वो डर से घर भी नहीं आ रही थी। पापा के लेटर का रिप्लाई भी नहीं दे रही थी। पूरे 3 महीने बाद वो घर लौटी। पापा को सारी कहानी बताई। हर बाप की तरह मिलेवा का बाप भी इनको बोलता है, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाइयो। पर ये क्या, मिलेवा तो दूसरी ही रिजल्ट लेकर घर आई है। समझ तो गए ही होंगे। इसीलिए यहीं पर एपिसोड 2 को ख़त्म कर दिया गया। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 3। आइंस्टीन प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अच्छी डिग्री और बहुत ज़्यादा ज्ञान भी इनके काम नहीं आ रही थी, क्योंकि कॉलेज लाइफ में इनका प्रोफेसर के साथ जो व्यवहार था उसकी वजह से कोई इनको रिकमेंड ही नहीं करता। दूसरी तरफ मिलेवा को उनके फादर बच्चा गिराने को बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिलेवा एक रात की सज़ा पूरी ज़िंदगी झेले। पर मिलेवा को खुद पर और आइंस्टीन पर भरोसा था, पर आइंस्टीन तो अपना रूम रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। आइंस्टीन के फादर भी कई जगह रिक्वेस्ट कर चुके थे, पर बात कभी बनी ही नहीं। कुछ छोटे मोटे काम भी मिले, पर ये उस उम्र में है जहां सपनों की उड़ान की सोच छोटे काम करने से रोक देती है। पर पैसे आएंगे कहाँ से? ये अपने घर लौटते हैं ये सोचकर कि कुछ बात बन जाएगी। पर इनकी माँ को मिलेवा पसंद नहीं। वो इनकी एक्स को लाइक करते थे। इसलिए जब आइंस्टीन ने कहा कि वो मिलेवा से शादी करने वाले हैं, तब उनकी माँ वहाँ से उठकर चली जाती है। पर इनकी बहन इनके लिए खुश थी। उधर मिलेवा को टीचर का जॉब ऑफर होता है, पर मिलेवा आइंस्टीन को डिफेंड करने में लगी थी। वो अपने फादर को समझा रही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे पैदा करने के बाद अपनी डिग्री पूरा कर लेगी। आइंस्टीन को बामुश्किल एक होम ट्यूशन मिला, पर उस बच्चे को वो पढ़ा ही नहीं रहे थे जिसके लिए बच्चे के पिता ने इनको रखा था। इसलिए वो इनको जॉब से निकाल देते हैं। वो मिलेवा को किसी होटल में मिलने बुलाते हैं, ये बताते कैसे कि इनके पास रूम रेंट देने तक के पैसे नहीं। एक प्रेग्नेंट लड़की अकेले होटल में इंतज़ार कर रही। आइंस्टीन बहुत देर बाद होटल पहुंचते हैं और यहाँ आकर भी सिर्फ फिजिक्स की बात, जिससे मिलेवा को ये लगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। इसको जब भी मैथ या फिजिक्स में कुछ डाउट्स होता है तब ये मुझे याद करता है। मिलेवा आइंस्टीन को साफ साफ बोल देती है कि इनको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अकेले ही अपने बच्चे को पाल लेगी। यहाँ पर आइंस्टीन इनको तो मना लेते हैं, पर जॉब के लिए कौन मानेगा। ये रोड पर कई पोस्टर लगवाते हैं मैथ और फिजिक्स ट्यूशन के लिए। एक शख्स मिलता है जो शौकिया तौर पर फिजिक्स पढ़ना चाहता था। उनको ये अपने ज्ञान से काफ़ी इम्प्रेस भी कर देते हैं, पर दूसरी तरफ मिलेवा को इन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वो बच्चे को पैदा करने से भी कतरा रही थी और उनका शक भी सही निकला। बच्चे होने के बाद आइंस्टीन उनसे मिलने भी नहीं गए। उनको अपना फ्यूचर याद आने लगा था। फिर शादी भी तो नहीं हुई थी। वैसे ये सब पाठ इनको इनके नए स्टूडेंट पढ़ा रहे थे, पर कब तक रोकते आइंस्टीन को। इनके फादर जो बीमार थे, ये तुरंत घर लौटते हैं। पिताजी मरणशैया पर हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगी जा रही है। ज़िंदगी के आखिरी पल में कोई शिकवा गिला ना रह जाए, इसके लिए ये एक दूसरे से हर उस बात पर बात कर रहे हैं जिस पर बात करनी ज़रूरी है। इनके पिता इनको सलाह देते हैं कि तुम मिलेवा से शादी कर लो, पर सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड हो गया। इधर इनके पिता की मौत हुई, दूसरी तरफ इनका बच्चा भी मर गया। आइंस्टीन बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाए। मिलेवा भी काफ़ी टूट चुकी थी। इधर आइंस्टीन की बहन इनको समझा रही, जो था वो भी खत्म ही हो गया, तो तुम क्यों ना अपने कैरियर पर ध्यान दो। उधर मिलेवा के फादर उनको समझा रहे थे कैरियर को नई दिशा देने के बारे में, पर ये दोनों मानने वाले कहाँ। ये दोनों एक स्टेशन पर मिलते हैं।
पहले तो मिलेवा इन पर काफ़ी गुस्सा करती है, पर जब आइंस्टीन उनको प्रपोज करते हैं तब वो भी जाकिर खान की तरह पिघल जाती है। फिर क्या था, दोनों साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जब ये सब हो रहा था तभी दूसरी तरफ नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हो रही थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के कमाल के लोगों को यह अवार्ड हर साल देना था। बुरी बात यह है कि इसकी शुरुआत ही दो साइंटिस्ट की लड़ाई से हुई। खोज थी एक्सरे की, दावा था दो साइंटिस्ट का, पर अवार्ड तो किसी एक को ही मिलना था। खैर, इसी मोड़ पर एपिसोड 3 हमारा साथ छोड़ जाती है। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 4। आइंस्टीन और मिलेवा को एक और बच्चा हुआ है, जिसके कारण आइंस्टीन को एक सेकेंड क्लास क्लर्क की जॉब करनी पड़ती है। वैसे वहाँ भी ये अपने रिसर्च पर काम कर रहे हैं। लाइट डुअल नेचर का है, यह बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। सबको लगता है आइंस्टीन पागल है, पर मिलेवा को नहीं। वो इनको काफ़ी मोटिवेट भी करती है और इनके काम में मदद भी। अब ये तो पैशन का एक अलग ही मिसाल है। जब आइंस्टीन कॉफ़ी पी रहे थे तब इनको मॉलिक्यूलर थ्योरी का ख्याल आता है। ये बात अलग है कि उसको प्रूव करने के लिए इनके पास वक्त नहीं था, क्योंकि बॉस खड़ूस था और उनको इनके आइडियाज़ की कुछ भी परवाह नहीं थी। तब ये अपने दोस्त को काम पर बुलाते हैं मदद के लिए, जो इनकी एक्स की बहन से शादी कर चुका है। यह बात जब उसके भाई को पता चला तब वो काफ़ी गुस्सा हो गया। वो नहीं चाहता था कि जो उसकी बहन को धोखा दिया उससे उसके दूसरी बहन का पति मदद मांगे। इधर मिलेवा के फादर आज तक समझा रहे हैं कि आइंस्टीन के चक्कर से निकलो, अपना डिग्री पूरा करो, पर मिलेवा इस बार भी नहीं मानी। पर मुश्किल बढ़ने वाली थी। किसे पता था मिलेवा के माँ बाप अपने काम पर लौट जाते हैं। अब मिलेवा अकेले तो बच्ची संभाल नहीं सकती, क्योंकि ये भी आइंस्टीन की रिसर्च में मदद करना चाहती थी। इसलिए आइंस्टीन अपनी माँ को बुलाता है, पर सास तो सास होती है, पहले दिन से ही ताना मारना शुरू। वो मिलेवा को घर के काम में फंसा कर रखना चाहती थी और आइंस्टीन का मिलेवा की तरफ से ना बोलना काफ़ी खलता है। उनकी मदद की वजह से ही ये मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाए थे। आगे की रिसर्च में भी वो इनकी मदद करना चाहते थे। आइंस्टीन को भी समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। वो घर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो अपने दोस्त की मदद लेना चाहते हैं, जिसमें ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट का पता कर लेते हैं और उस पर एक रिसर्च पेपर भी लिख देते हैं। पर इनको क्या पता था, इनके रिसर्च पेपर को अब नोटिस भी किया जाने लगा था। ये तो घर की लड़ाई में ही व्यस्त थे। ऑफिस में भी बॉस से बहस हो गई। पर इससे भी बड़ी घटना इनके दोस्त के ससुराल में हुई। वो भाई जो उस वक्त गुस्सा हुआ था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो पहले अपनी माँ को फिर खुद को गोली मार लिया। आइंस्टीन भी फ्यूनरल में पहुंचा, एक्स से भी मिले, पर इनके पुराने प्रोफेसर की कही बात इनको काफ़ी अच्छी लगी। वो थी, बच्चों का ख्याल रखो, वो कब बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, वक्त बीतते देर नहीं लगती। ये जब घर लौटते हैं तो वहाँ एक अलग ही तमाशा चल रहा है। सास और बहू में झगड़ा चरम पर है। सासू माँ चाहते ही नहीं मिलेवा आइंस्टीन की वाइफ बनकर रहे, पर इस बार आइंस्टीन अपनी वाइफ की तरफ से बोलते हैं और अपनी माँ को घर लौट जाने का सलाह देते हैं। अब इन दोनों की ही जिम्मेदारी थी बच्चों का ख्याल रखना। आइंस्टीन जब बच्चे के साथ खेल रहे थे तभी रिलेटिविटी ऑफ टाइम का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त माइकल को बताया, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। स्पेस में हम जितना दूर जाते हैं टाइम उतना ही स्लो हो जाता है। आइंस्टीन न्यूटन को गलत साबित करके मैक्सवेल को सही साबित कर चुके थे, पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक को ये बात पच नहीं रही थी। इसी समय मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी की कहानी दिखाई जाती है। वो किस तरह से रेडियम की खोज करते हैं, जिसके लिए इनको 1903 में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। इधर आइंस्टीन रिलेटिविटी पर बुक लिख चुके हैं, पर इनकी वाइफ इनसे नाराज़ है, क्योंकि किताब में इनके दोस्त माइकल का नाम तो है पर मिलेवा का नहीं। खैर, अब आइंस्टीन को किसी नाम की ज़रूरत नहीं थी। बड़े बड़े प्रोफेसर इनको ढूंढ रहे थे। मैक्स नाम के प्रोफेसर इनको ढूंढते ढूंढते इनके ऑफिस आए। उन्होंने इनको कुछ और थ्योरीज़ के बारे में बताने को कहा। तब इन्होंने जो कहा वो सुनकर मैक्स शॉक्ड रह गए। आइंस्टीन ने कहा, लाइट की भी वेट होती है, जिसे मैं प्रूव कर सकता हूँ।
फिर उस सीन के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है जिसने साइंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। टेन टेन। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 5। फाइनली आइंस्टीन एक प्रोफेसर बन चुके हैं। एक दूसरा मेहमान भी घर आ चुका है, पर आज भी लेक्चर इनको बोरिंग लगता है, इसलिए ये क्लास में ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते। वो सारे बच्चे को क्लास से बाहर ले जाते हैं, असल दुनिया दिखाते हैं। कई अनसुलझे रहस्य जिसके बारे में आज तक पता नहीं चला है उसके बारे में सवाल करना सिखाते हैं। इधर इनकी वाइफ मानो सवाल करना ही भूल गई थी। वो 2 बच्चों और पति को संभालते संभालते परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने इनको पति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहने को कहा ताकि जिंदगी की कुछ टेंशन खत्म हो, पर आइंस्टीन तो स्टूडेंट के साथ मिलकर स्पेशल रिलेटिविटी की अधूरी थ्योरी को पूरा करने में लगे थे। वो जब घर आते हैं तो मिलेवा इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर आइंस्टीन को एक दोस्त से मिलने जाना था। मिलेवा काफ़ी नाराज़ हो जाती है, पर शादीशुदा जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। वो अपने दोस्त के पास जाते हैं। वहाँ पर ये अपने लेक्चर के बारे में वहाँ जो एक्सपीरियंस इनको होता है उसको शेयर करते हैं। आपको विश्वास हो रहा है? दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन को लेक्चर देने से डर लगता है। ये कोई लेक्चर ही नहीं देना चाहते थे। तब इनके दोस्त इनको समझाते हैं कि डर से आज तक कोई नहीं बचा है, जो लड़ा वही आगे गया है। फिर ये अगले लेक्चर देने जाते हैं। लिफ्ट में ही पसीना से लथपथ हो गए और इतने सारे वैज्ञानिक को देखकर पसीना ही छूट गया, पर ये किसी तरह खुद को संभालते हैं और जब लेक्चर देना शुरू करते हैं तो सब बदल जाता है। न्यूटन की थ्योरी को तो ये पहले ही गलत साबित कर चुके थे, यहाँ पर ये प्लैंक्स थ्योरी को भी गलत साबित कर देते हैं। ऑस्ट्रिया के एडुकेशन मिनिस्टर को इनकी बात काफ़ी अच्छी लगती है। वो इनको वहाँ के प्रोफेसर बनने का प्रपोजल दे देते हैं। शर्त बस एक थी कि इनको अपना रिलीजन बताना था। वो सीन याद है ना, जब ये जर्मनी की नागरिकता भी ख़त्म कर चुके थे, तो ये ना किसी रिलीजन में मानते थे, ना ही इनको किसी जाति में भरोसा था और ना ही किसी कंट्री के सिटीजनशिप में। पर जॉब करना है तो इनको बताना पड़ता है कि ये एक ज्यूइश है और ये भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भगवान को सिर्फ मानते नहीं, भगवान से डरते भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिस लेक्चर में ये प्लैंक थ्योरी को गलत साबित किए थे, वहाँ जाने के रास्ते को जब ये इमेजिन करते हैं तब इनको एक्सेलरेशन और ग्रेविटी का रिलेशन का पता चल जाता है, जिससे अब ये स्पेशल रिलेटिविटी को आसानी से प्रूव कर सकते थे। पर उधर मिलेवा को भी कुछ प्रूव करना था। वो अपनी ज़िंदगी से परेशान थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसका अस्तित्व खो कहाँ गया। आइंस्टीन मिलेवा को एक पार्टी में ले गए ताकि वो थोड़ी खुश हो सके। वहाँ आइंस्टीन को एक लड़की के साथ देख वो जलने लगती है और आइंस्टीन को लेकर घर लौट गई। आइंस्टीन फिर से जब एक दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात मैडम क्यूरी से हो गई। वैसे मैडम क्यूरी से कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके हस्बैंड पियरा क्यूरी की मौत के बाद उनका अफेयर किसी दूसरे लड़के से चल रहा था। पर आइंस्टीन को इन सब बातों का क्या, उन्हें तो जहाँ से ज्ञान मिल जाए उसे वो लेते रहते हैं। दोनों में लंबी बातचीत होती है। जब पार्टनर जिन्होंने काम में मदद की उसकी बात आती है तब आइंस्टीन मिलेवा की बहुत तारीफ करती है, पर घर पहुँचते ही सारा प्यार खत्म हो जाता है। एक चिट्ठी आई है उस लड़की की जो पार्टी में मिली थी। उसे देखकर मिलेवा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। उनको लगता है कि ये मेरे साथ इसलिए रिलेशन नहीं बनाता क्योंकि ये उस लड़की के साथ है। मिलेवा से परेशान होकर आइंस्टीन अपने पुराने दोस्त से मिलने गए, जिसे ये एक अलग ही थ्योरी बताने लगे कि ग्रेविटी के कारण लाइट बेंड होती है। वैसे इसका कोई प्रूव नहीं था। इसे प्रूव करने के लिए एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर की ज़रूरत थी, पर वो इतनी आसानी से मिले तब तो। वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपनी कज़न के यहाँ गए। वहाँ भी जब आइंस्टीन की माँ ने यह बता दिया कि ये अपनी वाइफ से खुश नहीं है, तब इनकी बहन इनको समझाने लगी ज़िंदगी के बारे में। यदि एक से खुशी नहीं मिल रही तो दूसरे ऑप्शन पर भी नज़र डालनी चाहिए, चाहे वो
बहन ही क्यों ना हो। ये विदेशियों की चोंचलेबाजी मुझे समझ नहीं आती। बहन चाहती है कि आइंस्टीन यहीं पर रह जाए, पर आइंस्टीन को अभी भी अपने बच्चे और वाइफ का ख्याल था। बीच बीच में वो कहानी दिखाई जा रही थी जिसमें इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने पापा से इतना नफरत करते हैं कि वो उनसे मिलना भी नहीं चाहते, क्योंकि बचपन में एक बार बेडरूम में आग लग गई थी और इनके बच्चे एडवर्ड को लगा ये इनके फादर की वजह से लगी है, और सच्चाई मिलेवा भी छुपा कर रखी। अभी मैडम क्यूरी का एक लेटर आया है, इन दोनों को मिलने बुलाते हैं। क्यूरी जब मिलेवा से लाइफ के बारे में बात कर रही थी तब दोनों की अपनी अपनी परेशानी नजर आ रही थी। जहां एक अपने करियर के कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाई, वहीं दूसरी अपने बच्चों के कारण करियर पर ध्यान नहीं दे पाई। फिर जब क्यूरी की बात आइंस्टीन से हुई तब क्यूरी को पता चला कि ये मिलेवा से खुश नहीं है। तब क्यूरी इनको बोलती है, प्यार एक केमिकल रिएक्शन की तरह है, कभी कभी खत्म हो जाती है। तुम्हें दूसरे ऑप्शन देखने होंगे। कब तक इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानते रहोगे? हमने तो साइंस तक पर सवाल किए, तो तुम अपनी फीलिंग को दबा कर क्यों रख रहे हो? सब तरफ से इनको शादी तोड़ने को ही कहा जा रहा था। तब इनके दिमाग में अलग अलग ख्याल भी आने लगे। उधर इनकी कज़न इनकी सिफारिश कर रही ताकि ये ज्यूरिख से फिर बर्लिन आ जाए। ये रास्ता इतना आसान नहीं था। कई प्रोफेसर को ये बिल्कुल पसंद नहीं थे, बहुत सारे तो इनको साइंटिस्ट मानने तक को तैयार नहीं थे, पर किसी तरह बात बन जाती है। ये जब घर लौटते हैं तब कैसेट पर एक स्पाइडर देखते हैं, जिसे देखकर इनको ख्याल आता है कि ये स्पाइडर हर चीज़ को किस तरह से देखते होगा। यह 3D में सॉल्व नहीं हो सकता, इसे सॉल्व करने के लिए 4D की तो ज़रूरत है। इसी वक्त एक प्रोफेसर जर्मनी से एक ऑफ़र ले आते हैं, पैसे भी बहुत मिलने थे। ये कुछ देर सोचने का वक्त मांगते हैं। उधर हॉस्पिटल में एडवर्ड से उनकी माँ मिलेवा मिलने आती है। एडवर्ड माँ से उस आग की सच्चाई जानना चाहता था। तब वो बताती है कि उस दिन आग मेरी लापरवाही की वजह से लगी थी। यह बात जब एडवर्ड को पता चली तब वो गिलानी से भर गया। मिलेवा ने ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छिपा कर रखी क्योंकि ये चाहती थी कि एडवर्ड इनके नज़दीक रहे, ना कि आइंस्टीन के। लीजिए, अब आइंस्टीन का सोचना खत्म हुआ। वो बर्लिन जाने को तैयार है, पर पहुंचेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि यह एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो गया। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 6। आइंस्टीन अपने फ्रेंड एली के साथ मिलकर अपनी थ्योरी प्रूव करना चाहते हैं, पर लाइट बेंड होने वाली थ्योरी पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। कुछ ही दिन में इक्लिप्स आने वाला है, जिस वक्त ये अपनी थ्योरी को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, पर इसमें काफ़ी पैसे खर्च होने वाले थे, जिसके लिए इनको बर्लिन तो जाना ही था। दूसरी तरफ इनकी वाइफ को इन पर से भरोसा ही उठ रहा था। वो अपने दोस्त को समझा रही थी कि ज़्यादा दिमाग वाले हस्बैंड से अच्छा है कि हस्बैंड ऑनेस्ट रहे। उसी दोस्त से इनको पता चलता है कि आइंस्टीन बर्लिन जा रहे हैं। यह घर आकर आइंस्टीन से काफ़ी लड़ाई करती है। वो बोलती है, हम हर काम में पार्टनर होने वाले थे, फिर क्या हुआ जो तुम मुझे कोई बात बताते ही नहीं। आइंस्टीन के पास कोई जवाब नहीं था, पर फिजिक्स से इतना प्यार था कि वो सीधा बर्लिन पहुंच गए। वहां जाकर किया क्या खुद देख लीजिए, छुप छुप कर बहन के साथ ही। खैर छोड़िए, चलते हैं प्रेसियन एकेडमी, जहां इनके थ्योरी को फंड मिलना था। पर आपको तो पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारे साइंटिस्ट इनको पसंद ही नहीं करते। फिर जब 6000 पाउंड की बात आई तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। जिन्होंने साथ देने की कोशिश की उनको भी सब बुरा भला बोलने लगे कि तुम आइंस्टीन के साथ प्रॉफिट शेयर करने की बात की, जिससे इस एकेडमी की बदनामी होगी, जो सरासर गलत थी। इधर आइंस्टीन के घर पर एक मैथमेटिशियन इनसे मिलने आया। तब मिलेवा को पता चला कि आइंस्टीन एकेडमी छोड़कर कहीं और ही जाते हैं। आइंस्टीन जब घर आते हैं तब फिर से काफ़ी लड़ाई होती है। इस बार आइंस्टीन बोल ही देते हैं कि इस रोज़ रोज़ के झगड़े के कारण ही मैं घर से बाहर रहता हूँ। वैसे आइंस्टीन की नई प्रेयसी इनकी काफ़ी मदद कर रही थी। वो फंड जुटाने के लिए अपने पहचान के एक बिजनेसमैन से इनको मिलवाती है। उनकी पत्नी को एल्सा और आइंस्टीन के बारे में पता था। वो एल्सा को समझाती है, यह सब मत करो,
जब सबको पता चलेगा सबसे ज़्यादा बदनामी उसमें एक लड़की की ही होती है। यह बात इनको दिल पर लग गई। वैसे वो बिजनेसमैन पैसे देने को तैयार हो गया, पर एल्सा इस बार नाराज थी। वो आइंस्टीन से अब दूर जाना चाहती थी ताकि उनकी बदनामी का असर इनके बच्चों पर ना पड़े। पर आइंस्टीन तो सब कुछ छोड़कर इनके लिए आए थे, इसलिए मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। वो बोलती है जब तक तुम मिलेवा के साथ हो कुछ भी नहीं हो सकता। उधर मिलेवा को भी सारी बात पता चल गई। ये जानकर मिलेवा को जब काफ़ी गुस्सा आने लगा तब उनकी दोस्त समझाती है गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है, मर्द ऐसे ही होते हैं। प्यार पाना है तो तुम्हें भी ऐसा ही होना होगा। मिलेवा समझदार तो है ही, मुझे लगता है कि आप भी समझ गए होंगे। पर ये आइंस्टीन के इतना आगे नहीं जा पाई। घर आकर आइंस्टीन से सीधा सवाल किया कि तुम एल्सा से प्यार करते हो। तब आइंस्टीन समझाने लगे तुम्हें तो पता ही है हमारे बीच प्यार नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। मिलेवा जब आसानी से डाइवोर्स के लिए नहीं मानी तो आइंस्टीन ने एक और नीच काम किया। एक लेटर भेज दिया जिसमें लिखा था यदि तुम मेरी वाइफ बनी रहना चाहती हो तो 3 बार खाना बनाना होगा, 3 बार टेबल साफ करना होगा, कपड़े साफ करने होंगे, मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना है, जब तक मैं ना बोलूं तुम्हें चुप रहना है। ये मिलेवा को नौकरानी बनाकर रखना चाहते थे। इतने पर भी मिलेवा नहीं मानी। उनको लग गया था कि हमारा रिश्ता अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गया है, पर बच्चों के लिए तो हमें साथ रहना ही होगा। इधर आइंस्टीन बच्चों के साथ खेल रहे, मिलेवा भी अब मैथमेटिशियन के साथ खेलने गई है। वो इनको एक थ्योरी के बारे में बताता है, वो थ्योरी जो प्रूव कर सकती है कि आइंस्टीन यदि इक्लिप्स की फ़ोटो ले भी लें तो वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, उनकी बदनामी भी होगी। यह बात जब आइंस्टीन को ये बताने लगी तब आइंस्टीन गुस्सा हो गए और कहा तुमको शायद रूल नहीं याद है, तुम्हें जब तक बोलने को ना कहा जाए तुम्हें नहीं बोलना है। मिलेवा भी तब छोड़ देती है। आइंस्टीन के एस्ट्रोनॉमर क्रीमिया जा रहे हैं। इसी बीच जर्मनी और रसिया में जंग छिड़ गई। एस्ट्रोनॉमर की हालत खराब, पासपोर्ट मांगा गया और सभी कुछ सामने खुलकर आ गया। बचने का कोई चारा नहीं था। फिर इनके पास थे भी तो बहुत सारे कैमराज। रशियन आर्मी को लगा ये एक जासूस है जो वहाँ से यहाँ तस्वीरें लेने आया है। आइंस्टीन को जब सारी बात पता चली तो छुड़वाने की काफ़ी कोशिश करने लगे, पर हालत तो देखिए क्या कर दी गई है। पर इनको रशियन प्रिजनर के बदले छोड़ दिया जाता है। यह खुशी आइंस्टीन मिलेवा के साथ बांटने आते हैं। तब मिलेवा पूछती है पिक्चर लिया क्या? आइंस्टीन ने ज्यों ही कहा नहीं, इक्लिप्स की फ़ोटो नहीं ले पाए। मिलेवा बोली अच्छा हुआ, तुम लकी हो। आइंस्टीन को कुछ समझ ही नहीं आया। तब मिलेवा ने मैथमेटिक्स की थ्योरी दिखाई। आइंस्टीन को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो बोले जब तुम्हें पता था इससे मेरी बदनामी होगी तो क्यों तुमने उस 2 लोगों की जान को भी खतरे में डाला? तब मिलेवा ने बताया किसे पता था इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। वैसे भी मैंने बताने की कोशिश की थी पर तुमने ही मना कर दिया। तब आइंस्टीन बोले क्या तुम मेरी बदनामी का इंतजार कर रही थी? मिलेवा बोली हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी थी कि बेइज्जत होने के बाद लगता कैसा है, तुम्हें भी तो पता चले हारना होता क्या है। मिलेवा बोली अब मुझे भी समझ आ गया है कि हमारा साथ रहना किसी के लिए अच्छा नहीं। यह खुशी वो तुरंत एल्सा को बताने गए। पर ये क्या, ये जब घर लौटते हैं घर पर ना मिलेवा थे ना ही बच्चे, था बस एक लेटर। आइंस्टीन तो सिर्फ वाइफ से दूर जाना चाहते थे, बच्चों से नहीं। पर जिंदगी में हर चीज़ एक साथ नहीं मिलती। तीनों इनको छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रहे थे। अब ये तीनों जा रहे हैं तो मैं क्यों रुकूं, मैं भी चलता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 7। कहानी 1898 के यूरोप से शुरू होती है जहां ज़मीन की उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है। यदि इस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही पूरा यूरोप भूखमरी का शिकार हो जाएगा। फिर कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर 1914 में आती है जहां वार में मदद करने के लिए साइंटिस्ट को मनाया जा रहा। सारे साइंटिस्ट मान गए पर आइंस्टीन बोले
हम साइंटिस्ट का काम दुनिया को बेहतर बनाना है, ना कि नए तरीके ढूंढ कर उसे बर्बाद करना। ये किसी तरह के वेपन बनाने में मदद नहीं करना चाहते थे। इनका पूरा फोकस जनरल रिलेटिविटी और एल्सा पर था। एल्सा इनके लिए बगल में रूम भी ढूंढ ली थी। और उधर मिलेवा को पैसे की कमी हो गई। आइंस्टीन जितना भेजते थे वो तो हफ्ते में ही खत्म हो जाता था। तब वो मदद मांगने आइंस्टीन के दोस्त मिकेल के पास जाते हैं। वो इनको कुछ पैसे देकर मदद कर देते हैं। इधर एल्सा की बेटी अपने से 2 गुने उम्र के लड़के के साथ लगी हुई है। एल्सा को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तब वो माँ को भी उनके कारनामे याद दिलाने लगती है। माँ बोलती है, तुम अभी नहीं समझोगी, जब बड़ी होगी तब पता चलेगा एक औरत को सरवाइव करने और सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मिलेवा जैसी ज्ञानी को भी मुसीबत की वजह से दिल का दौरा आ सकता है। जहां मिलेवा बेहोश हो चुकी है, पूरे देश में जंग छिड़ा हुआ है, वहीं हिल्बर्ट नाम का एक ग्रेट मैथमेटिशियन और आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को पहले प्रूव करने की होड़ में लगे हुए हैं। जहां ये क्लास में भी यही थ्योरी प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, वहीं हूबर एयर से नाइट्रोजन निकालने में लगे हैं ताकि अच्छा फर्टिलाइजर बन सके और यूरोप को अकाली से बचाया जा सके। मिकेल कई लेटर भेज चुके हैं। मिलेवा बीमार है, इस बात को भी आइंस्टीन नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बोलते हैं औरतें जानबूझकर अटेंशन पाने के लिए ये सब करती हैं। ये तो जनरल रिलेटिविटी प्रूव करने में इतना बिजी हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखते। कई वक्त से खाना भी नहीं खाए हैं, कई वक्त से सोया भी नहीं है, इनको अल्सर भी हो गया है। ये अपना कुछ भी ख्याल नहीं रखते। फिर भी वो थ्योरी हिल्बर्ट ही पहले प्रूव करते हैं। इनको काफ़ी धक्का लगता है। अब कुछ काम भी नहीं था तो बच्चों से मिलने निकलते हैं, पर मुसीबत साथ निकलती है। फेडरल काउंसिल ने अनाउंसमेंट किया है कि वार के कारण सारे स्विस बॉर्डर लाइन बंद कर दिए जाएंगे। सभी ट्रेन्स को वापस जर्मनी लौटना होगा। ये फिर से जर्मनी लौटकर जब बेड पर लेटते हैं तब ये एक बल्ब को इमेजिन करते हैं, उसमें से लाइट ट्रेवल होते हुए देखते हैं और खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में हिल्बर्ट ने क्या गलती की थी ये इनको पता चल जाता है। उसके बाद क्या था ये खुद उसे प्रूव कर देते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। इसके बाद क्लारा आइंस्टीन के पास पहुंचती है, क्योंकि उनको डर था कि उनका हस्बैंड कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। आइंस्टीन हूबर के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर जो वो देखते हैं उनको देखकर ही इनका होश उड़ जाता है। हूबर एक ऐसे केमिकल वेपन पर काम कर रहे हैं जिसे सूंघते ही इंसान की डेथ हो सकती है। इसे हूबर वार में इस्तेमाल करना चाहते थे। आइंस्टीन बहुत समझाते हैं, ऐसे वेपन का खतरनाक परिणाम होगा, तुम वार को बढ़ा दोगे। वार में शांति बातचीत से आती है और तुम कर क्या रहे हो, वो भी साइंटिस्ट होकर। पर हूबर नहीं माने। ये डॉक्टर प्लैंक को बताने आए, पर ये क्या, डॉक्टर प्लैंक का एक बेटा वार में मर चुका है। आइंस्टीन तो कुछ बोल ही नहीं पाए। इनको भी चुपचाप उस पेपर पर साइन करना पड़ता है। फिर वार में यूज होता है डेडली बायोकेमिकल गैस, जिसकी कोई काट ही नहीं थी। सारे विरोधी इसकी गंध से ही मर गए। अब इस जीत की जश्न मनाई जा रही है, पर यह जीत हूबर की वाइफ क्लारा को पसंद नहीं आई। उनका दम घुट रहा था। वो ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी जो जनसंहार में भागीदार हो। क्लारा सुसाइड कर लेती है। कुछ साल बाद वार खत्म हो जाती है। एक साइंटिस्ट एडिंगटन का लेटर आता है। वो इनके रिलेटिविटी थ्योरी का प्रूफ जमा कर रहा था, क्योंकि सालों बाद फिर से इक्लिप्स आने वाले थे। पर इल्सा को डर लगने लगा। इल्सा ने कहा, तुम पॉपुलर हो जाओगे, तब मीडिया वाले कई सवाल पूछेंगे, तुम क्या जवाब दोगे? बिना डाइवोर्स के तुम दूसरी लड़की के साथ रह रहे हो, वो भी कज़न के साथ। अभी तो बस मोहल्ले वाले ताना मारते हैं, उसके बाद तो मैं पूरी दुनिया में बदनाम हो जाऊंगी। इसका सॉल्यूशन ढूंढने आइंस्टीन फिर से मिलेवा के पास जाते हैं। ये डिवोर्स मांगते हैं, पर इस बार भी मिलेवा नहीं मानती, लेकिन बेटे के समझाने पर ये कुछ शर्तों के साथ डिवोर्स के लिए तैयार हो जाती है। शर्त नंबर 1,
इन्होंने इनकी रिलेटिविटी थ्योरी में काफ़ी मदद की, इसलिए नोबेल प्राइज़ का ये भी हिस्सेदार होंगे। शर्त नंबर 2, वो कभी बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। आइंस्टीन बिना बच्चों की परवाह किए दोनों शर्त मान जाते हैं। इनका रिलेटिविटी वाला थ्योरी भी प्रूव हो चुका है एडिंगटन के द्वारा, पर अभी भी प्रोफेसर लियोनार्ड मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है ये तो एक इक्लिप्स की बात है ना, क्या पता अगले इक्लिप्स में रिजल्ट दूसरा आ जाए। इधर हूवर को भी केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। हूवर के काले काम की वजह से आइंस्टीन बधाई भी नहीं देना चाहते थे, पर एल्सा के समझाने पर हूवर से मिलने जाते हैं। दोनों का फोटो जब फ्रंट पेज पर छपता है तब लियोनार्ड काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और इनके थ्योरी को गलत साबित करने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। आइंस्टीन थे भी जूइश, तो इनके खिलाफ अफवाह फैलाना भी आसान था। जब एक जूइश न्यूज़पेपर ने लियोनार्ड को एक एवरेज प्रोफेसर कहा तो इनको काफ़ी गुस्सा आ गया। अब अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 8। चलिए आपको पहले कुछ याद दिलाता हूँ। हिटलर का प्रकोप जर्मनी पर बढ़ता जा रहा है, ज्यूस को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। तब आइंस्टीन जर्मनी छोड़ना चाहते हैं, पर इनके पॉलिटिकल व्यू इनके रास्ते में रोड़ा बन जाती है और FBI के हेड जे एडगर के नेतृत्व में आइंस्टीन पर इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया जाता है। साल 1920 का है। इंटरोगेशन की शुरुआत हाइन, वाइजमैन और आइंस्टीन के कॉन्वर्सेशन से होती है। जब हाइन आइंस्टीन को सबूत देते हैं किस तरह से ज्यूस को मारा जा रहा है, भूखे रखा जा रहा है, जिससे परेशान होकर लोग लंदन, शिकागो, अमेरिका और ना जाने कहां कहां चले गए, और जहां भी गए वहां के लोग भी इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ये लोग हमारी अपॉर्चुनिटी छीन लेंगे, यहाँ पर गंदगी फैला कर चले जाएंगे। जब हजारों ज्यूस मरता हुआ बेघर होता हुआ देखते हैं तब आइंस्टीन हाइन की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इनकी कोशिश थी कि एक ऐसी जगह की मांग की जाए जहां ज्यूस शांति से रह सके, पर आइंस्टीन का इस लफड़े में पड़ना एल्सा को पसंद नहीं। वो इनको मना करती है ये सब करने से, पर आइंस्टीन बोलते हैं लोग मेरे साथ हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं उनकी मदद करूं। एल्सा बोलती है जब तुम देश से ऊपर अपनी जाति को रखोगे तो लोग कब तक तुमसे प्यार करेंगे। आइंस्टीन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। ये चल पड़ते हैं ज्यूस के लिए फंड रेज करने। एल्सा भी साथ चलती है। इधर नोबेल देने की तैयारी चल रही, पर लियोनार्ड लगे पड़े हैं ताकि आइंस्टीन को नोबेल न मिले। पर नोबेल वालों का कहना था लोग आइंस्टीन को एक बड़ा साइंटिस्ट समझने लगे हैं, यदि इस साल भी उनको नोबेल नहीं दिया गया तो लोग हम लोग को बेवकूफ़ समझेंगे। उधर आइंस्टीन फंड रेज करने जाते हैं। वहाँ एक छोटा बच्चा आकर इनको एक सिक्का देता है, बोलता है यह ज्यूस के घर बनाने में लगा दीजिएगा। आइंस्टीन खुश होकर एक तगड़ा भाषण देते हैं जिसमें ज्यूस को पढ़ाने की, ज्यूस की हेरिटेज स्कूल, इस सब को बचाने की बात करते हैं। कई लोगों को भाषण सही नहीं लगता, पर कई लोग इनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। कई अपना मैरिज रिंग दे रहे हैं तो कोई दूसरा कीमती सामान। इन्वेस्टिगेटर इनसे और भी सवाल करना चाहते थे। सारे सवाल तो बस एक बहाना था। उनको बस ये जानना था कि आइंस्टीन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं या नहीं। आइंस्टीन को इस सवाल पर हंसी आ गई। उनको ये इन्वेस्टिगेशन ही बकवास लगने लगा, पर करते भी क्या। ये बोलते हैं कम्युनिस्ट की एक दो बात मुझे ठीक लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। आइंस्टीन उनसे पूछते हैं तुम्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता है? यहाँ हिटलर कितना रेसिज्म फैला रहा, एक दूसरे के बीच नफरत फैला रहा। यदि मैं यहाँ रुक गया तो वो मुझे इस देश से निकाल देगा या फिर मरवा देगा। पर उनको तो और सवाल पूछने थे। इस बार एल्सा को बाहर जाने को बोलते हैं और सेक्रेटरी के साथ इनके रिलेशन के बारे में पूछते हैं। दोनों के बीच इंटीमेसी थी ही तो लोग फ़ायदा उठाएंगे ही। पर तब क्या हो जब सारी बात एल्सा को पहले से पता हो। जी हाँ, एल्सा को ये पहले ही सब कुछ बता चुके थे। आइंस्टीन बोले इससे प्रेशर हैंडल करने में मदद मिलती है। एल्सा बोली
तुम कितनों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुम्हारी प्रायोरिटी रहूंगी, यह सदा याद रखना। आइंस्टीन एल्सा से माफ़ी मांगते हैं। खुद आज जो भी हैं उसका श्रेय एल्सा को देते हैं। अब आइंस्टीन को नोबेल भी दिया जा रहा है, रिलेटिविटी थ्योरी के लिए नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के लिए। पर क्या फ़र्क पड़ता है, लियोनार्ड को गुस्सा तो आ ही जाता है। वो हिटलर के साथ मिल जाते हैं। बीच में ग्रेट साइंटिस्ट नील्स बोर को भी दिखाया जाता है, जिनका मानना था कि यदि पार्टिकल दिखाई नहीं दे रही मतलब पार्टिकल है ही नहीं। पर आइंस्टीन कई अलग अलग तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई कार पीछे से आ रही, हमें नहीं दिख रहा, तो क्या वो नहीं है, वो मुझे धक्का नहीं मारेगा। आइंस्टीन बोलते हैं यही बात पार्टिकल पर भी लागू होती है, जो दिख तो नहीं रही पर क्या पता हो। इधर इन्वेस्टिगेटर गाइस्ट तब चौंक जाता है जब आइंस्टीन अपने कॉन्वर्सेशन में गॉड का जिक्र ले आते हैं। इसका साफ मतलब था आइंस्टीन गॉड में बिलीव करते हैं। आइंस्टीन का कहना था ये यूनिवर्स जैसा है वो कोई गॉड ही बना सकता है और किसी के बस की बात नहीं है ये। मुझे तो बस पता करना है कि यूनिवर्स काम कैसे करता है। आइंस्टीन गाइस्ट से पूछते हैं क्या आप रिलीजियस हैं? गाइस्ट का कहना था वो एक कैथोलिक की तरह पले बढ़े हैं, लोगों की मदद करना ही मेरी माँ और मेरे परिवार का काम था। आइंस्टीन इनकी माँ की काफ़ी तारीफ करते हैं। उसी वक्त FBI हेड जे इटकर का कॉल आ जाता है। जहां आइंस्टीन और एल्सा जर्मनी छोड़ने की सोच रहे, वहीं एडवर्ड दुनिया छोड़ने की सोच रहा। मिलेवा आइंस्टीन को बुलाने आती है। आइंस्टीन जब एडवर्ड से मिलने जाते हैं, अलग अलग गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, वायोलिन बजाकर बचपन की याद दिलाते हैं। एडवर्ड भी खुश हो जाता है। उधर लियोनार्ड इनकी थ्योरी को ज्यूइज्म से प्रभावित बता रहा और हिटलर की चापलूसी कर रहा है। इनको वीज़ा की भी परमिशन नहीं मिली। गाइस्ट को काफ़ी बुरा लगा, पर इनके हाथ में कुछ था भी तो नहीं। आइंस्टीन को जब कोई और रास्ता नज़र नहीं आया, तब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा दिए कि FBI इनको हैरेस करने लगी है। तब FBI वालों का दिमाग कुछ ठिकाने आया। इनको एक लेटर भेजते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जुड़े हैं और इनको उसमें साइन करनी थी। पर आइंस्टीन साइन नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, इसलिए कि जो देश डेमोक्रेटिक होने का वादा करती है वहाँ रहने का हर किसी का दिल करता है। लेकिन जब वो ऐसी हरकत करती है, कोई किसी पार्टी से है, किसी जाति का है, इस पर भेदभाव करती है, तो आइंस्टीन वहाँ रहना पसंद नहीं करते। गाइस्ट को इनकी बात समझ आ जाती है। बिना नौकरी की परवाह किए वो वीज़ा पर मोहर लगा देते हैं। यह कुर्बानी देख आइंस्टीन को भी दया आ जाती है। वो एक शर्त के साथ कम्युनिस्ट वाले पेपर पर साइन कर देते हैं। शर्त थी गाइस्ट इनके अलावा और भी जूइस को अमेरिका आने में मदद करेंगे। गाइस्ट ने शर्त पूरा किया। 1933 से 1939 के बीच ये लगभग 50,000 से ज़्यादा जूइस को लाइफ सेविंग वीज़ा देकर मदद की। चलिए अब देखते हैं अगले एपिसोड में आइंस्टीन के साथ और क्या बुरा होता। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 9। 1944 का वक्त है। जर्मन साइंटिस्ट हेंसबर्ग के पीछे एक शूटर को भेजा गया है, क्योंकि ये शक है कि हेंसबर्ग को एटम बम बनाने का तरीका पता चल गया है। कहानी फिर 11 साल पीछे जाती है। लियोनार्ड को हिटलर की वफादारी की वजह से काफ़ी तरक्की मिल रही है। ज्यूस के सारे किताब, सारे लेटर्स, उन्होंने जो भी काम किए या फिर उनकी जो भी संपत्ति है, उनको जलाया जा रहा है। आइंस्टीन के ऑफिस में भी रेड पड़ी है, पर इनके सेक्रेटरी सारे पेपर बचा लेते हैं। आइंस्टीन का कोई साथ नहीं दे रहा था। वो हिटलर से लड़ना चाहते थे। ताकत तो नहीं थी, पर अपने आवाज़ के दम पर कुछ करना चाहते थे। कई अमेरिकन से बात करते हैं, पर उनको तो इस सब पचड़े में पड़ना ही नहीं था। वो नाथजी को पसंद नहीं करते थे, पर कुछ करना भी नहीं चाहते थे। सारे जूइस को काम पर से निकाला जा रहा था। हुबर को भी निकाल दिया गया। मानो नोबेल प्राइज़ की कोई इज्जत ही नहीं है। साइंस की बागडोर अब हिटलर के चापलूस लियोनार्ड के हाथ में है। मैक्स लियोनार्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि हुबर को कम से कम बचा लो, पर लियोनार्ड पर तो स्वयं हिटलर सवार थे।
हुबर भी देश छोड़कर चले गए। आइंस्टीन की बेटी बीमार है, उसके लिए आइंस्टीन वीज़ा बनवाने गए, पर उस वक्त बीमार लोगों का वीज़ा नहीं बनता था। एडवर्ड का वीज़ा भी नहीं बन पाया। इसी बीच हुबर को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। इनकी बेटी भी बीमारी से लड़ते लड़ते मर गई। एल्सा भी कई सालों से बीमार है, पर आइंस्टीन दुखी न हो ये सोचकर कभी बताया नहीं। आइंस्टीन अलग अलग तरीकों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्कल्पचर बनवा रहे हैं। वैसे आर्टिस्ट की वाइफ इन पर लाइन मारने लगे। आगे क्या हुआ बाद में बताऊंगा। अभी आइंस्टीन रिलेटिविटी को समझा रहे हैं आसान भाषा में। यदि आप किसी अंगारे पर खड़े हैं तो 1 सेकंड भी सालों जैसा लगता है, पर यदि तुम अपने प्रियसी के साथ हो तो सालों भी कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। इसके बाद ये पार्टिकल के एग्जिस्टेंस पर नील्स बोर से बहस करते हैं। प्रूव तो बहुत कुछ हो जाता है, पर यह खबर ज़्यादा बड़ी है, एल्सा भी मरने वाली है। आइंस्टीन को जब पता चलता है वो टूट जाते हैं। वो पूरा वक्त एल्सा के साथ बिताने लगते हैं। आखिरकार एल्सा की डेथ हो ही जाती है। इधर अमेरिकन साइंटिस्ट परेशान हैं क्योंकि जर्मन साइंटिस्ट एटम बम से न्यूक्लियस निकालने में सफल हो गए हैं। वो अब एटम बम बनाने से कुछ ही कदम दूर हैं। उससे पहले इनसे मिल लेते हैं। आपको पहले बताए थे ना, इस बार भी लड़की ही अप्रोच करती है। अब भाई आइंस्टीन के साथ कौन बेड शेयर नहीं करना चाहेगा, पर इस बार आइंस्टीन को यह एल्सा के साथ धोखा लग रहा था। उनके मौत के बाद आइंस्टीन ये सब करना नहीं चाहते थे, पर 2 प्यार भरी बातों से ही आइंस्टीन पिघल गए। फिर मस्ती टाइम शुरू हुआ। मस्ती टाइम खत्म हो गया हो तो असली काम पर लौटते हैं। खुफिया जानकारी मिली है कि हिटलर बम बनाने के करीब हैं, इसलिए आइंस्टीन से अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखने को कहा जाता है ताकि अमेरिका भी अपना पूरा फोकस बम पर लगाए और जर्मन से पहले बम बना ले। एटॉमिक चेन रिएक्शन की जंग जीतने के लिए अमेरिका और जर्मनी दोनों पूरी जान लगा देते हैं। जहां जर्मनी के पास हेंसबर्ग था, वहीं अमेरिका के पास अब आइंस्टीन थे। आइंस्टीन को लॉयलिटी का शपथ दिलवाया गया। ये बात अलग है कि ये पूरी जिंदगी किसी के साथ लॉयल नहीं रहे। उधर जर्मनी की लेबोरेटरी में आग लग गया। लियोनार्ड सबको झाड़ते हैं, पर अब कर भी क्या सकते हैं। इधर आइंस्टीन को फार्मूला पर काम करने के लिए मनाया जा रहा है। खतरे को देखते हुए आइंस्टीन इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन असली मज़ा तो अब आने वाली है। ये मैडम तो रसियन स्पाई निकली, पर ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि आइंस्टीन भी सही समय पर जाग गए। मैडम पकड़ में तो नहीं आई, पर इनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। शुरुआत में जो बताए थे ना, अब वहाँ पहुँचते हैं। हेंसबर्ग को मारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उनको बाहर भी लाया जा चुका है, पर मारने की शर्त ये थी कि हेंसबर्ग की बातचीत से पता चले कि वो एटम बम बनाने के करीब हैं। पर इनकी बातचीत से ऐसा कुछ जाहिर नहीं हुआ और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन अमेरिका एटम बम बना चुका है। अब डर था कि अमेरिका एटम बम न गिरा दे किसी देश पर। आइंस्टीन फिर से रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं, पर इस बार लेटर पढ़ने के लिए वो जिंदा नहीं रहते। एटम बम न बनाने के कारण लियोनार्ड की इज्जत भी घटती जा रही थी। इस मैडम को भी वापस बुलाया जा रहा था, पर ये क्या, इनको तो आइंस्टीन से प्यार हो गया। ये सारी बात आइंस्टीन को बता देती है। आइंस्टीन समझदार तो थे ही, वो समझ जाते हैं। अब वो हुआ जिसका डर सारी दुनिया को था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया। सूरज की तरह पूरा शहर जलने लगा। हर तरफ तबाही ही तबाही। जर्मन की भी हालत खराब। टाइम मैगजीन ने आइंस्टीन को इसका जिम्मेदार बताया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आइंस्टीन को कितना और पछताना पड़ेगा, यह तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। मियान एक्सप्लेन्ड जीनियस एपिसोड 10। आइंस्टीन की मौत से एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। इनके ब्रेन को निकाला गया है रिसर्च के लिए। जैसा कि हर जगह होता है, इनके बेटे इसका विरोध करते हैं, पर आइंस्टीन जैसे जीनियस के दिमाग में क्या क्या था, यह एक अनसुलझी रहस्य थी जिसे सॉल्व तो करना ही था। पर पहले 8 साल पीछे आइंस्टीन के बर्थडे पर आपसे मिलते हैं। आइंस्टीन काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं। ये जापान पर एटॉमिक अटैक को लेकर परेशान हैं।
ये एक काउंसिल बनाना चाहते हैं जो एटॉमिक बम बनाने से रोकने पर काम करे, पर इनके नए साथी को पॉलिटिक्स से डर लगता है। इन पर मूवी बनाने की बात चल रही थी, पर आइंस्टीन ने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि मूवी वाले आइंस्टीन को ही बम बनाने का जिम्मेदार मान रहे थे। पर आइंस्टीन कभी नहीं चाहते थे कि बम बनाया जाए। ये आज भी लाइट बेंड होने वाली थ्योरी पर काम कर रहे हैं, नीगरों को बढ़ा रहे जिसे कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। इनके यही सब काम की वजह से FBI इनके पीछे लग गई थी। वो हर उस आदमी को परेशान करने लगी थी जो कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है या फिर कभी भी जुड़ा हुआ था। FBI वाले आइंस्टीन को जेल भेजना चाहते थे या फिर जर्मनी वापस लौटा देना चाहते थे। इधर साइंटिस्ट के बीच ये बहस छिड़ी है कि एटम बम का क्या किया जाए। एक सलाह थी कि दो देश को सुपर पावर बनने दिया जाए ताकि दोनों देश डर से कुछ कर ही नहीं पाए। दूसरे का कहना था हम कुछ भी कर लें, सरकार रुकने वाली नहीं, तो क्यों ना हम ही कोशिश छोड़ दें। तीसरे ने कहा क्यों ना सरकार पर दबाव डाला जाए कि एटम बम बनाने की राइट्स आर्मी से छीनकर साइंटिस्ट को दे दिया जाए। पर कोई भी सुझाव आइंस्टीन को पसंद नहीं आता। आइंस्टीन का कहना था कि क्यों ना एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की मांग की जाए जो हर देश के अंदरूनी मसले को सॉल्व करे, जिससे वर्ल्ड वार एक इतिहास बनकर रह जाएगी। अब तो आइंस्टीन क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब FBI को पता चल रहा था, क्योंकि इनके ऑफिस में ही रिकॉर्डर लगा दिया गया। बीच में इनके बेटे की पुरानी कहानी दिखाई जाती है। जब वो आइंस्टीन को बताते हैं वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पर आइंस्टीन का मानना था इंजीनियरिंग सिर्फ जोड़ तोड़ है, असली साइंस नहीं। तुम बहुत तेज हो, तुम साइंस पर ध्यान दो। अब आज के इंजीनियरों को क्या बताएं कि आइंस्टीन इस बारे में क्या सोचते थे। वैसे ये मेरा सोचना नहीं है, आइंस्टीन का सोचना है। आइंस्टीन बोलते हैं कि आप मिलेवा की तरह मत बन जाइए, अपनी माँ की तरह मत बन जाइए, बड़े सपने देखिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। माँ की बात सुनकर इनको गुस्सा आ जाता है। आइंस्टीन से बोलते हैं आपकी वजह से, हमारी देखभाल की वजह से माँ ने साइंस छोड़ दी, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब प्रेजेंट का वक्त आता है, मिलेवा की डेथ हो जाती है, पर आइंस्टीन आज भी मिलेवा से मिलने नहीं जा पाए। इनके बेटे को ये काफ़ी ख़राब लगता है। वो आइंस्टीन को निर्दयी इंसान बोलते हैं और कभी कांटेक्ट नहीं करने की नसीहत देते हैं। आइंस्टीन कर भी क्या सकते थे, पूरी ज़िंदगी की गलती का बोझ लेकर जीना था इनको। इन पर फिल्म भी बन गई कुछ कांट छांट के साथ, पर आइंस्टीन को फिल्म अब भी पसंद नहीं आई। ये जब फिल्म देखकर लौट रहे थे तब इनके पेट में दर्द उठा। डॉक्टर ने इनको सिगरेट पीने और इंटीमेट होने से मना कर दिया। इधर अमेरिका उन सब के साथ अत्याचार कर रही जो प्रेजेंट में कम्युनिज्म है या फिर कभी कम्युनिस्ट रह चुके हैं। तब आइंस्टीन एक इंटरव्यू देकर अमेरिका की बुराई करते हैं। अमेरिका किस तरह से भेदभाव कर रहा, वो किस तरह से एटम बम का मिसयूज़ कर रहा है, यह सब एक इंटरव्यू में बोल देते हैं। FBI तिलमिला उठती है, वो और ज़्यादा जासूसी करने लगती है ताकि ज्यों ही कुछ क्लू मिले आइंस्टीन की वाट लगा दे। जिसका भी क्लू मिल रहा सबको कड़ी सज़ा दी जा रही है। कईयों को फांसी सिर्फ इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अच्छे से यूज़ करते थे। आइंस्टीन को यह क्रूरता बर्दाश्त नहीं हुई, वो गवर्नमेंट के खिलाफ लेटर लिख देते हैं। हमेशा चुप रहने वाली इनकी सेक्रेटरी हेलेन इनको समझाती है, ऐसा मत करिए, गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी। और वही हुआ। FBI को तो बस बहाना चाहिए था इनको ह्यूमिलिएट करने का। वो इस लेटर के बाद मिल गया। हर जगह न्यूज़पेपर में इनके बारे में बुरा भला कहा गया। न्यूज़ पर भी इनकी बातों को बकवास कहा गया, जिस पर किसी भी देशभक्त को ध्यान नहीं देना चाहिए। यह सारी कॉन्स्पिरेसी FBI एजेंट मैकी को पसंद नहीं आती, पर उनके हाथों में कुछ नहीं था। इधर आइंस्टीन भी इन सब बातों से परेशान हो गए थे। उनको हर जगह कूड़ा कागज़ नज़र आ रहा था। वो ऑफिस भी नहीं जा रहे थे। ये जब घर पर अकेले थे तब एक बच्ची आती है, इनकी काफ़ी तारीफ़ करती है ताकि ये उसका मैथ का होमवर्क बना दे। आइंस्टीन जिस तरह से फूलों के माध्यम से मैथ समझाते हैं एलाइस को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तभी हेलेन आ जाती है, बच्ची को जाने को बोल देती है, पर बच्ची अपना काम कर चुकी थी। एलाइस में क्यूरियोसिटी देख आइंस्टीन को भी अपना क्यूरियोसिटी याद आ गई। वो उसी वक्त तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। हर जगह बात फैल गई कि आइंस्टीन ऑफिस आए हैं। ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम करने लगे। तभी नील्स बोर इनसे मिलने आए। फिर से आइंस्टीन की गलती पकड़ ली, पर इस बार आइंस्टीन गुस्सा नहीं हुए।
वे नील्स बोर से काफ़ी बात करते हैं, एटॉम बम के फ्यूचर पर और खुद के फ्यूचर पर। बहुत दिनों के बाद किसी से बात करके इनको काफ़ी राहत मिलती है। फिर ये घर आकर अपना कोई पेपर ढूंढने लगते हैं, पर उस पेपर की जगह मिलेवा का लेटर मिल जाता है जिसे हेलेन ने संभाल कर रखा था। वो सारे लेटर को आइंस्टीन बारी बारी से पढ़ने लगते हैं। इसी बीच एलाइस इनसे मिलने आ जाती है, कई सवाल करती है, पर जब इनके ग्रैंड डॉटर का गिफ्ट निकालती है तब आइंस्टीन को अपना परिवार याद आ जाता है। वो एलाइस को कल आने को बोलते हैं और बेटे के बारे में सोचने लगते हैं, पर कॉल तो कर नहीं सकते क्योंकि बेटा ने ही मना कर दिया था। पर हेलेन के बहुत समझाने पर ये कॉल करने को तैयार हो जाते हैं। इनका पूरा परिवार इनसे मिलने आता है। बाप बेटे में खूब बातचीत होती है। आइंस्टीन अपने बेटे से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं, मिलेवा की भी काफ़ी तारीफ करते हैं। वैसे भी किसी चीज़ की कद्र तभी पता चलती है जब वो आपके पास से चली जाए। बच्चों को खेलता देख आइंस्टीन काफ़ी खुश होते हैं, पर इसी वक्त इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। यह जानकर हेलेन को काफ़ी बुरा लगता है, पर आइंस्टीन समझाते हैं, नेचर की गहराई को जानो तब कुछ बुरा नहीं लगेगा। हर चीज़, हर घटना उसी का पार्ट है। अब इस सीन के बारे में क्या ही कहूँ। ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक बड़ी विरासत और एक लंबी बहस छोड़कर दुनिया से चला गया। इनके बेटे का कहना था कि आप कितना भी इनके ब्रेन पर रिसर्च कर लें, आप उनकी प्रतिभा को नहीं समझ सकते। यह सिर्फ ब्रेन है, इससे पूरा इंसानी व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता। अंत में अपनी ज्ञान का स्रोत एलाइस को बताते जाते हैं। वो है क्यूरियोसिटी, सवाल पूछना, चाहे लोग आपको बेवकूफ़ ही क्यों न समझें। इस स्माइल के साथ जीनियस से विदा लेते हैं। इसी मोड़ पर जीनियस सीजन 1 का आखिरी एपिसोड ख़त्म होता है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे किस फिल्म या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जो थोड़ी सी मोटिवेशनल हो, साइंस फिक्शन हो, या फिर हिस्टोरिकल हो, या फिर किसी भी नॉलेज बेस्ड मूवी या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिसे भी साइंस पसंद है, जिसे भी अल्बर्ट आइंस्टीन पसंद है, उसको तो आप ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यदि आप भी अच्छे मूवी देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का टैगलाइन है सब्सक्राइब फॉर बेस्ट मूवी नॉट लेटेस्ट मूवी।